अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस करें आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन CFR की मुख्तलिफ कोड्स हैं जो कि इन्फोर्स करते हैं क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में। और FDA एसेप्टिक प्रोसेसिंग गाइडलाइंस, इसमें भी मेंशन किया है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस का। और USP का चैप्टर है 1072 और GMP का NXCR 1 है जो क्या करता है, गाइड करता है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस का। डिसइंफेक्टेंट रोटेशन कि आपने दो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के डिसइंफेक्टेंट को रोटेट में लेके आना है। रोटेशन के साथ इसको इस्तेमाल करना है। डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन मतलब एक डिसइंफेक्टेंट ऐसा हो जो कि बैक्टीरिया की सेल वाल को टारगेट करता हो, एक तो ये है मोड ऑफ एक्शन। एक दूसरा हो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम्स को टारगेट करे। टू डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट के मोड ऑफ एक्शन को रोटेशन के अंदर यूज़ करें आप। और यूरोप के अंदर ये रोटेशन जो है ना रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन कंसीडर की जाती है। और ये आर्गूमेंट है ना रोटेशन का, डिसइंफेक्टेंट रोटेट करो। इस आर्गूमेंट के बिहाइंड क्या रीज़न है, वो ये है, इससे होगा क्या, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलपिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस करें, तो डिसइंफेक्टेंट रोटेशन से वो जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप सब वेल नोन है कि ये एंटीबायोटिक्स के साथ इसका कंसर्न होता है। तो एंटीबायोटिक्स फिर क्या करती हैं, रेजिस्टेंट आ जाती हैं, क्योंकि जब आप रोटेशन के साथ डिसइंफेक्टेंट यूज़ नहीं करेंगे तो जो स्ट्रेन्स पैदा होंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या होंगी, रेजिस्ट करेंगी। तो एंटीबायोटिक्स का मीन्स उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ना रोटेशन के अंदर आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो डिफ़ाइन की जाती है वो आपका जो एंड पॉइंट यूज़र है वो डिसाइड करता है, या उसका जो सपोर्टिंग डाटा है वो उसकी बेस के ऊपर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। फिर उससे क्या होगा, मैक्रोबियल्स पॉपुलेशंस एंड स्पीशीज़ जो है ना वो ट्रैक आउट हो जाएंगी कि कौन कौन सी स्पीशी कंटिन्यूसली रिकवर हो रही हैं उस फार्मास्यूटिकल एरिया के अंदर। यहाँ जो है ना कुछ की फैक्टर बताए गए हैं कि आपने कौन सा डिसइंफेक्टेंट सेलेक्ट करना है। और ये जो डिसीजन है ये मैं क्लीन रूम्स के अंदर, डिसाइडिंग टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट इन क्लीन रूम्स। क्लीन रूम्स क्या होते हैं वो मैं लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है कि व्हाट इज़ क्लीन रूम्स, क्लीन रूम्स होते क्या हैं फार्मास्यूटिकल ग्रेड्स में, तो वो आप देख लीजिएगा क्लीन रूम्स क्या होते हैं। अच्छा, तो ये जो डिसीजन लेना होता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट, किस टाइप का डिसइंफेक्टेंट एप्लीकेबल होना चाहिए। और जब हम ये सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ़ डिफरेंट क्राइटेरिया हमें चेक करने पड़ते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, वो कौन कौन से हैं। पहला तो ये है कि अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कि जो आप जो है ना डिसइंफेक्टेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ना उसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है वाइड स्पेक्ट्रम, कि आप वाइड स्पेक्ट्रम का डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का मतलब यह है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को किल करते हैं या ग्राम नेगेटिव को, लेकिन वाइड स्पेक्ट्रम दोनों ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो हमें जो सिलेक्शन कर रहे हो ना जब हम डिसइंफेक्टेंट की, तो उसका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी हो उसकी। दूसरा, अब फेयरली रैपिड एक्शन, कि इसका जो है ना डिसइंफेक्टेंट का जो कंटेक्ट टाइम है ना, बेस्ट यही है कि 10 मिनट अगर उसका कंटेक्ट टाइम है किसी डिसइंफेक्टेंट का तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो रैपिड एक्शन होना चाहिए उसका।
जब हम सेलेक्ट कर रहे हो। नॉट न्यूट्रलाइज बाई रेजिडुअल मैटर, कि अगर कोई रेजिडुअल मैटर रह जाता है क्लीनिंग के बाद भी तो उससे डिसइंफेक्टेंट जो है ना, या किसी भी डिटर्जेंट का रेजिडुअल अगर रह जाता है उस एरिया के अंदर जहाँ पे हमने डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करना है, तो वो न्यूट्रलाइज ना हो डिसइंफेक्टेंट का असर, ये भी हमने देखना होता है। चौथा जो की फैक्टर है वो है ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, सपोज़ वहाँ का जो टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर वो मैक्सिमम ग्रो करे। अच्छा, तो वो ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मतलब कि उस इन्वायरमेंट में जो पीएच, टेम्परेचर, जो लेवल है उसके ऊपर वो क्या करें, मैक्सिमम इफेक्टिव हो उस एरिया के लिए डिसइंफेक्टेंट, वो हम सिलेक्ट करेंगे। नॉन कुरेसिव होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट। ऑपरेटर सेफ्टी, जो ऑपरेटर वहाँ पे उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी सेफ्टी के लिए सूटेबल हो, ताकि उससे कोई जो है ना नुकसान ना पहुँचे। कंपैटिबिलिटी विद सरफेस टू बी डिसइंफेक्टेड, जिस सरफेस के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ना डिसइंफेक्टेंट, तो उसके साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए, ये ना को सरफेस को ख़राब कर रहा हो, डैमेज कर रहा हो। कंपैटिबिलिटी विद द डिटर्जेंट यूज्ड, जो क्लीनिंग के लिए हम पहले डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट जो बाद में यूज़ होगा। ठीक है। रेजिडुअल एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि हमने ये भी ट्रेस आउट करना है कि जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करेंगे क्या उसकी रेजिडुअल एक्टिविटी क्या है, रेजिड्यू उसके रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं, वो भी हमने चेक करना होता है। कम से कम रेजिडुअल रहने चाहिए डिसइंफेक्टेंट के, वो हम सिलेक्ट करेंगे। स्पोरोसाइडल एक्टिविटी, कि जो हम डिसइंफेक्टेंट सिलेक्ट कर रहे हैं आया कि वो स्पोर्स को भी किल कर सकता है या नहीं। रेंज ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल, डिफरेंट रेंज ऑफ फॉर्मेट्स उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब एक रेंज होनी चाहिए डिसइंफेक्टेंट की, इतने से इतने तक हम यूज़ कर सकें। टेम्परेचर ऑफ यूज़, कि जिस डिसइंफेक्टेंट को हम यूज़ कर रहे हैं आया कि वो उस टेम्परेचर के ऊपर सूटेबल है कि नहीं है। उसकी कास्ट, डेफिनेटली कास्ट का तो बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, कि वो मतलब लेस, इतना एक्सपेंसिव भी ना हो कि कोई परचेज़ ही ना कर पाए डिसइंफेक्टेंट को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले, तो उसकी कास्ट का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, कि इतना एक्सपेंसिव भी ना हो, फ्रेंडली कास्ट हो। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये मेन कंसर्न है कि जहाँ पे हम यूज़ करें डिसइंफेक्टेंट उसका हेल्थ एंड सेफ्टी से भी कंसर्न होना चाहिए, कि वो हेल्थ को कम से कम जो है ना टारगेट करें जब वहाँ पे मौजूद हैं स्टाफ या ऑपरेटर्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, के इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उस डिसइंफेक्टेंट का जो हम यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का क्या हो सकता है, मतलब किस किस को इम्पैक्ट कर सकता है, कि जो हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो नहीं काज कर रहा, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में आता है। आया कि उससे कोई हायर टॉलरेंस तो नहीं प्रोड्यूस हो रही, या जो हमारा सेंसिटिव बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा है जिस एरिया में हम यूज़ करें आया कि वो तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से। और बाई अफेक्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो हम सीवेज ट्रीटमेंट का जो हमारा प्रोसेस है आया कि वो उस डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। एंड बाई फार्मिंग ऑर्गेनिक हेलोजेंस कंपाउंड्स, क्या उस डिसइंफेक्टेंट से कोई हेलोजेंस कंपाउंड्स ऑर्गेनिक तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे, और सरफेस वाटर तो नहीं कंटामिनेट हो रहा जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं। और बाई फार्मिंग म्यूटाजेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कोई ऐसे सब्सटेंस तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे जो कि म्यूटेशन काज कर सकते हैं। ये थे कुछ डिफरेंट की फैक्टर्स थे जो कि किसी भी डिसइंफेक्टेंट को सिलेक्ट करने से पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन की फैक्टर्स को पहले असेस करते हैं, उसके बाद क्या करता है, फाइनलाइज करता है या डिसीजन लेता है कि ये डिसइंफेक्टेंट सूटेबल है, तो ये आप जो है ना इम्प्लीमेंट करवाएं। वो सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जितने भी नए लोग आए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में उनको मोस्ट वेलकम, इसको शेयर कर दिया करें। ओके, जज़ाकल्लाह।